गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ रहे हैं पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उनमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दाब का, कैसिकत्व का, सयांता का तो हमने देख लिया था। अभी छोटी छोटी चीजें और देखनी है। कुछ घनत्व है, कुछ आपेक्षिक घनत्व है, कुछ आर्किमिडीज के सिद्धांत का, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। क्लियर है? क्या करो? मानक वायु दाब, मानक वायुमंडलीय दाब ही तो वायु दाब होगा जो 6 सेंटीमीटर पारे के स्तर पर बढ़ने के लिए लिया गया है। वो मानक वायु दाब स्टैंडर्ड कहलाया। उससे हम एक बार कहते हैं, यानी 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं भाई? इकाई आयतन पर इकाई आयतन पर जो वस्तु का द्रव्यमान होगा, इकाई आयतन पर वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? घनत्व। क्लियर? घनत्व बराबर होता है इकाई वस्तु, इकाई आयतन पर वस्तु का द्रव्यमान। क्या हुआ? कल घनत्व लिखाया था, आपेक्षिक घनत्व लिखाया था। वो तो नाम लिखा भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारे पास किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इस घनत्व से हम लेते हैं आपेक्षिक घनत्व, ज्ञात करते हैं। इस घनत्व से ज्ञात करते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। ये किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे आपेक्षिक घनत्व ये होता है वस्तु का द्रव्यमान, जो नहीं सॉरी हमारे पास किसी वस्तु का घनत्व है बटा पानी का घनत्व है। पानी का घनत्व होता कितना है? 1। और उसी के आधार पर लिया जाता है। और ध्यान रखें, पानी का घनत्व आपको यदि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कहेगा तो 1000, और ग्राम प्रति सेंटीमीटर में कहेगा तो कितना हो जाएगा? 1। किसी पदार्थ का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व। किसका भाई? कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट यही है। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा? ऊपर मात्र ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा नीचे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हेड हो जाएगा। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बटा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा भाई? मात्रक हीन हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा है कि इसको मापा किसे जाता है? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से मापन। बताइए मापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो मापन किया जाएगा हाइड्रोमीटर से।
पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? किसी पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब है निश्चित आयतन पर उसका द्रव्यमान भी क्या है? ज्यादा है। इसलिए ज्यादा घनत्व वाली वस्तु डूबने का चांस ज्यादा होता है, और कम घनत्व वाली वस्तु आसानी से तैरती है अधिक घनत्व वाली वस्तु की तुलना में। तो एक लाइन लिख लो। अच्छा, लाइन छोड़ो, अभी आर्किमिडीज में लिखना है। अभी यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व मान इतना ही लिखेंगे, बाकी हम आगे जाएंगे तो आपेक्षिक घनत्व के बारे में काफी लिखेंगे। किसी वस्तु का हवा में भार बटा पानी में भार में कमी भी उस वस्तु का घनत्व लिया जाता है, और एक निश्चित आयतन पर पदार्थ का भार बटा उसी आयतन पर पानी का भार जो होता है उसी से भी घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये हम सारी बातें जो मैंने और बोली है ये द्रव्यमान भार घनत्व के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां आपेक्षिक घनत्व को काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो नॉर्मली घनत्व और अपेक्षिक घनत्व हुआ है। हो गया? कौन है नहीं वाले? लिखो ना फटाफट। फिर WCS में पढ़ेंगे, ये चैप्टर आएगा वापस। हो गया? ओके। अगला हमारे पास है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने हमें यह कहा था कि कोई भी वस्तु है वो पानी के अंदर जाती है तो इसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जो उस वस्तु को नीचे की ओर खींचेगा, एक उत्प्लवन बल है जो ऊपर की ओर धकेलेगा। इसी से व्यक्ति तैरेगा। लेकिन तैरने के लिए जरूरी चीज एक ही है कि किसी भी व्यक्ति का भार या किसी वस्तु का भार विस्थापित भार से कम होना चाहिए, यानी वस्तु हल्की होनी चाहिए और पानी का विस्थापन क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। यदि वस्तु का भार ज्यादा है, विस्थापन हुआ कम, तो क्या होगी? डूबेगी। इसलिए लकड़ी को डालते हैं तो वो तैर लेती है, लोहे को डालेंगे तो वो डूब जाएगा, क्योंकि लोहे का भार ज्यादा था, उतना पानी वो हटा नहीं पाया। लकड़ी का जितना भार था उतना पानी उसने हटा दिया। तो तैरने की प्रमुख कंडीशन इतनी है, किसी भी वस्तु का तैरने की कंडीशन है कि उसका जो भार है उसकी तुलना में विस्थापित भार क्या होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा पानी को विस्थापित कर देना चाहिए, तो क्या होगा? तैरेगा। ये जब तैरते समय पानी को पीछे की तरफ करते हैं तो पीछे की तरफ करते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे, और वैसे ही तैरना है तो आप क्या करोगे? पानी को ऐसे धक्का दोगे, तो धक्का देते जाओगे। कैसे दो धक्का? इससे क्या होगा? आप पानी को क्या करो? विस्थापित कर रहे हो। जितना ज्यादा विस्थापित करोगे उतना ही आसानी से आप तैरेंगे। तो द्रव के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? उत्क्षेप, अपपृष्ठ। जो ऊपर की तरफ बल लगता है वही उत्प्लवन बल हुआ। और उत्क्षेप की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? आर्किमिडीज द्वारा। किसी वस्तु का द्रव में तैरना क्या कहलाता है? फ्लोटिंग। तैरना तैरने कहलाएगा, टेक्निकल भाषा में नाम है प्लवन। तो इस प्लवन के कारण उत्प्लवन बल है। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसके भार में कमी होती है, ये उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्क्षेप के कारण है, और इसे ही उत्प्लवन बल कहा गया। यानी कि जो पदार्थ में पानी में नीचे की तरफ से जो उत्क्षेप बल लगेगा उसी को क्या कहा गया? उत्प्लवन बल। और उसी के कारण वस्तु व्यक्ति के भार में क्या होगी? कमी। और उस भार में कमी होगी तभी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। करो नोट। तैरने की कंडीशन एक ही है, किसी भी व्यक्ति का भार उसके द्वारा विस्थापित भार से कम होना चाहिए। व्यक्ति का भार कम है और विस्थापित क्या है? ज्यादा। पानी का विस्थापन क्या किया? ज्यादा। व्यक्ति का भार क्या है? कम। तैरेगा। मेरे भार की तुलना से यदि मैं कम पानी को विस्थापित करूंगा तो क्या करूंगा? डूब जाऊंगा। देखो,
ये होता होगा भाई। मैंने ऐसा तो मैंने मतलब मैंने देखा नहीं, सुना था ही। मैं एक बात बताता हूँ आपको। अरे रुको भाई, पहले कहानी तो सुन ही लो। कहानी तो एक तो मैं ही बता ही देता हूँ। ये क्या है कि हमारे गांव की तरफ ही एक गांव है, जिसमें पता नहीं किस दिन, वो दिन तो मुझे पता नहीं रहता है। उसमें वो तालाब के अंदर एक पत्थर छोड़ते हैं, वो तैरता है। ऐसा आपकी तरफ भी कहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ ऐसा गांव है जो पीठ है एक। तो वहां पर क्या है, वो पानी में तालाब में उस दिन पत्थर छोड़ते हैं, पत्थर तैरता है। और फिर वो पत्थर को तैरा के थोड़ा आगे जाएगा, फिर वो उसी पत्थर को लाके वापस ले आएंगे। वो मामला घनत्व का है। आप उनको भी दूसरा पत्थर दे दो, वो डूब जाएगा। और उस पत्थर को भले आप तैरोगे तो भी वो तीरेगा। अरे आदमी आदमी, मैं बात की बात बताऊं, पहले मैं पत्थर की तो करूं। ठीक है, पहला मैं पत्थर का तो मामला पूरा क्लियर करूं। तो पत्थर का मामला तो सीधा सीधा था। उसी पत्थर को वापस ले आते थे, अगले साल वापस तैराते थे, फिर अगले साल ले आते थे। अब तो लोग जाते ही नहीं देखने के, भाई पत्थर तैरा, पत्थर तैर ही लेगा, जो घनत्व कम है वो तैर ही लेगा। क्या है, हाँ वो उधर से लाया हुआ होगा कोई पत्थर। बाकी इसमें कोई घनत्व का कॉन्सेप्ट है मेन। और कोई व्यक्ति पानी पर सो रहा है, सोता मतलब उस हिसाब से तैर रहा है, तो इसके बारे में मुझे नहीं मतलब जान। इतने बार आएगा था क्या? हाँ तब तो ठीक है, वो कंडीशन अभी आ जाएगी। वो कोई बात नहीं, वो कंडीशन आ जाएगी। यदि केवल शरीर में केवल मुंह इतना ही बाहर रहता है और बाकी पूरा शरीर अंदर रहता है, उसे कहते हैं डूब कर तैरना। हाँ डूब कर तैरना एक आसान कंडीशन है, ये केवल प्रैक्टिस का खेल है। डूब कर तैरने के लिए क्या होता है कि शरीर में लंबी सांस लेनी पड़ती है, जिससे क्या होगा, विस्थापन ज्यादा हो जाता है। और विस्थापन ज्यादा होने से क्या होता है कि उतना जितना बाहर है उतना पानी विस्थापित हो जाता है। इससे व्यक्ति डूब कर तैरता है। जब लाश हो जाती है ना तो ऊपर आ जाती है खुद ही। तो वो वैसा कंडीशन वाला मामला है, वो अभी अब देख लेंगे। उसे कहते हैं केवल मुंह इतना सा बाहर रहता है, बाकी पूरा सिर अंदर रहता है, उसे कहते हैं डूब कर तैरना। उसे तैरना नहीं कहते हैं। तैरने में क्या होता है, कंधे भी बाहर ही दिख जाते हैं। देखते तैरते हैं ना लोग, जिनके कंधे भी बाहर दिखते हैं, और काफी सारा भाग इतना तक तो दिख ही जाता है। तो वो है, तो वो तो तैरने वाला कंडीशन है। या सो रहे हैं तो जिसमें उसके पैर भी दिखे, मुंह भी दिखे, पूरा भाग ऐसा दिख रहा है पूरा। हाँ हाँ, वो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस का खेल है भाई। ये तब आप क्या है, शरीर को उस हिसाब से बना लिया है। शरीर को उस हिसाब से बना लिया जाता है। प्रैक्टिस का खेल है, कोई बड़ी नया नया चीज नहीं हो तो। अभी आएगी ना आगे, मैं तीनों कंडीशन लिखी हुई है अपने पास। लिख लिया भाई। मुझे ऐसा नहीं मालूम। हाँ ये इन्होंने अच्छी बात कही है। आप मना नहीं करेंगे प्रैक्टिकल के लिए? अभी किस नहीं है, ले जाकर तुझे ही टेकूंगा मैं पहले तो। फिर तुझे तो करूंगा उधर प्रैक्टिकल। तो कर इधर प्रैक्टिकल जो करना है। अब देखो कि सबकी तैरने की अलग अलग तरह की विद्या है, प्रैक्टिस है। जैसे गांव में कुछ लोग तालाब में तैरते हैं, ऐसे लगते हैं वो एक जगह खड़े हिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी तैर रहे हैं। ठीक है। भैंस, बहुत सारे जानवर नहीं डूबेंगे। नहीं डूबने का कंडीशन क्या है?
यदि उसके शरीर का घनत्व कम है तो विस्थापित पानी क्या हुआ, ज्यादा। जहाज क्यों नहीं डूबती है, यानी उसके खुद के बाहर से ज्यादा पानी हटा दिया इसलिए तैरेगी, उसमें कोई मंत्र थोड़ी बोला हुआ है। तो तैरने और डूबने की कंडीशन ये है, तीन कंडीशनें होती है हमारे पास। ध्यान से देखो, यदि यदि हमारे पास किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोने पर उस वस्तु के भार में क्या होती है, कमी। जैसे कोई पानी के अंदर जाएगा तो वस्तु के भार में क्या आएगी, कमी। और वस्तु के भार में कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के समान है। जितना ज्यादा पानी हटाएंगे उतना ही क्या आएगी, कमी। यदि कम पानी हटाए तो कमी क्या आएगी, कम। और ज्यादा पानी हटाए तो कमी क्या आएगी, ज्यादा। तो द्रव्य में किसी वस्तु का आभासी भार क्या होगा, वस्तु का हवा में भार माइनस विस्थापित द्रव्य का भार। जैसे मान लो हवा में यहाँ पर व्यक्ति ने कोई वजन किया 70 किलो का था, और पानी में गया उसने 70 किलो वजन है द्रव्य विस्थापित कर दिया, अब उसका भार क्या हो गया, 0। तो वो इस प्रकार तैरेगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति है जिसका वजन है 70 किलोग्राम और उसने 60 किलोग्राम विस्थापित किया, तो इसका मतलब क्या होगा, डूबेगा। 70 किलोग्राम में 70 किलोग्राम विस्थापित किया तो डूब कर तैरेगा। 70 किलोग्राम वजन है, 80 किलोग्राम विस्थापित कर दिया तो ऊपर की तरफ मुंह निकाल के तैरेगा। तीन कंडीशन बनी। तो तीन कंडीशन ही क्या कहती है, तीनों कंडीशन के एक है, पहली कंडीशन एक नंबर पे, यदि विस्थापित भार है कम और व्यक्ति का भार है ज्यादा। व्यक्ति है 80 किलो का, उसने विस्थापित किया 60 किलो, बताओ क्या होगा, डूबेगा। पहली कंडीशन आ गई। अगली नंबर है 2 नंबर कंडीशन, व्यक्ति है 80 किलो का, विस्थापित भी कर दिया 80 किलो, बताओ क्या होगा, डूब कर तैरेगा, यानी कि सतह के तुरंत नीचे तैरेगा, उसे कहते हैं डूब कर तैरना। और तीसरी कंडीशन है कि व्यक्ति का वजन है 80 किलोग्राम, उसने विस्थापित किया 90 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम का जितना वजन का भार होता ना उतना उसका क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। यदि उस व्यक्ति का वजन है 80 किलोग्राम, उसने 85 किलोग्राम पानी विस्थापित किया, तो बाहर कितना किलोग्राम वजन वाला बाहर आएगा, 5 किलो। ये बड़ा मामला है। तो ये हो गया 3 नंबर कंडीशन। तो हमारे पास 3 कंडीशन होती है। लोहे को लेके एक ना गोला बना के पानी में डालोगे डूब जाएगा, उसी को आपने जहाज बनाए वो तैर रहा है, इसका मतलब उसके बाहर से ज्यादा पानी उसने क्या कर दिया, विस्थापित। उसने ऐसे आकार में विस्थापित किया कि उसने कहा कि ये मैं तो नहीं डूब रहा, तुम इसके ऊपर है ना 2000 कंटेनर और रख दो, फिर भी नहीं डूबेगा, इससे ज्यादा पानी में विस्थापित कर चुका हूं, तुम और रखते जाओ। तो ये हमारे पास क्या है, विस्थापित भार का कॉन्सेप्ट। तो प्योर रूप से तैरने और डूबने की कंडीशन ये है, करो नोट।
लिख लिया भाई। ओके। अगला आता है हमारे पास सयांता। सयांता को कहते हैं विस्कोसिटी। द्रव्यों की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण क्या कहलाता है? सयांता। जब द्रव्य में गाढ़ापन ज्यादा है तो घर्षण क्या होगा? ज्यादा। घर्षण ज्यादा होने का मतलब सयांता भी क्या है? अब यदि आप कोई तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ आसानी से बह रहा है तो घर्षण कम है, और ये बहाव में रुकावट ज्यादा हो रही है, यानी कि धीरे धीरे मुश्किल से बह रहा है, तो इसका मतलब इसमें सयांता क्या है? ज्यादा। द्रव्यों के घर्षण को क्या कहते हैं? सयांता। यदि आपने पानी डाला, पानी तुरंत बह के निकल गया, इसका मतलब सयांता क्या है? कम। आपने घी डाला, वो धीरे धीरे बहा, इसका मतलब सयांता क्या है? ज्यादा। आपने शहद डाला, वो और ही धीरे धीरे बहा, तो इसका मतलब उसकी सयांता और भी क्या है? ज्यादा। तो तरल पदार्थों के बहाव को ही क्या कहते हैं? बहाव में जो रुकावट है उसे हम कहते हैं सयांता। शहद की सयांता ज्यादा होती है किससे? घी से। और घी की सयांता किससे ज्यादा है? पानी से। इसका मात्रक क्या है? पोइज। इसका मात्रक क्या है? पोइज। क्या हुआ? फोटो लेनी है? पेट्रोल डीजल कम होती है ना। एक जो 1 किलो या 2 किलो की जो बर्तन होता है, उसके अंदर शहद आ जाता है 3-4 किलो। वजन करोगे 3-4 किलो आ जाएगा। वो कारण यही है। घनत्व भी क्या है? ज्यादा। घनत्व ज्यादा तो गाढ़ापन हो गया, और गाढ़ापन हुआ। नीचे है क्या? घी 1 किलो में 1 किलो नहीं आता है, ऐसा नहीं है। घी में 1 किलो में थोड़ी सी भरनी खाली रहती है, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा तो क्यों हवा में क्यों करो? फर्क है ना भाई। वजन करोगे तो उसमें माप तो गाय और भैंस के घी में ही फर्क आ जाएगा। मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बना नहीं है, तहसील में अब 3 दिन की छुट्टियां आ गई है, और छुट्टियों में मैं जागा हूँ, उससे पहले मैं सोया हुआ था। अब पुराना वाला 19 जनवरी 2024 को 1 साल हो गया है। 19 जनवरी हो गए क्या है? तुमने जो फॉर्म भरा उसमें तो 1 साल नहीं हुआ होगा फिर। 19 जनवरी 2024 को हुआ 1 साल। तो आपने फॉर्म 17 को भरा, तब तो 1 साल था नहीं ना। हाँ, वैलिड तो वैलिड ही है, बाकी छुट्टियों के बाद बना लो। 20 से लेकर 29 तारीख तक मॉडिफिकेशन डेट है। क्या दिक्कत है? 29 तारीख तक बना लो। कोई भी त्रुटि है तो सही कर सकता हूँ ना, 29 तारीख तक है अपने पास ऑप्शन। मॉडिफिकेशन लिंक 29 तारीख तक एक्टिवेटेड है। 20 तारीख से लेके 29 तारीख तक करेक्शन करना है तो किसी को फॉर्म में। हाँ, मॉडिफिकेशन में कर लेना ना करेक्शन अभी। 20 29 के बीच में कर लेना करेक्शन। एबीसी का आवाज नहीं भाई।
ईबीसी का कोई वैसे कोई फायदा नहीं है। ईबीसी का केवल फायदा इतना ही है कि फीस में 500 रुपए की जगह 250 रुपए लगेगा। लेकिन डीवी के समय आपके पास ईबीसी होना चाहिए। यदि वह उस समय ईबीसी नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ईबीसी का मामला है। ईबीसी बीपीएल वाले तो आता ही है, जिसके फैमिली इनकम 1 साल की 50,000 से कम है, वो भी किस में आते हैं? ईबीसी में। ईबीसी बना लो, बीपीएल नहीं बनाओगे, जरूरी थोड़ी बीपीएल बनाना। बीपीएल में जाना जरूरी नहीं है। जो ईबीसी का तो अलग एक सर्टिफिकेट बनता है, आय प्रमाण पत्र। 50,000 से कम लगा के जो आय प्रमाण पत्र बने वही ईबीसी है, अलग से थोड़ी ना कोई। कितनी माथा फोड़ियां चाहिए। आय प्रमाण पत्र मुझे अब तो नहीं पता, पहले 2 रुपए की पन्ना आता था, उसके ऊपर बन जाता था। सबसे आसानी से जो जीवन में चीज बनती है वो यही बनती थी। क्या पापा क्या कर रहे हैं कि खेती, ये ले 35,000 रुपए। ये लिखते हैं वो है? ओके, अगला भाई, अगला है एक बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली ने एक थ्योरम्स दी थी। वो थ्योरम ये थी कि दाब है जो गतिज ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा का योग सदैव क्या रहता है? नियत। दाब का, गतिज ऊर्जा का और स्थिति ऊर्जा का, इनका योग सदैव क्या रहता है? नियत। इसका मतलब है जहां पर हवा का वेग अधिक होगा, दाब क्या होगा? कम। इसके उदाहरण है बहुत सारे, कि ट्रेन जो आती है पटरी पर, उस समय आपको कहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पर पीली पट्टी से पीछे खड़े रहो, क्योंकि पीली पट्टी से आगे या पीली पट्टी पर खड़े रहने से क्या होगा कि ट्रेन जब तेजी से पास से गुजरेगी तो हवा का वेग वहां तेज होगा। हवा का वेग तेज होगा तो उधर जो हवा कम होगी ना, हवा का वेग तेज हुआ, हवा का वेग तेज हुआ तो दाब क्या है? कम। इधर से ट्रेन गुजरी, हवा का वेग क्या है? तेज, तो इधर दाब क्या है? कम। इधर हवा का वेग क्या है? कम, तो दाब क्या है? ज्यादा। अब ये इधर दाब ज्यादा, इधर दाब कम, तो ये इधर धक्का देगी तो ट्रेन की तरफ गिर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं पीली पट्टी से पीछे खड़े रहो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखो हाईवे पर कभी आपने प्लेटिना लेके जाते हो और ट्रक आती है तो प्लेटिना ट्रक की तरफ जाना चाहती है, वो यही है। ऐसा होता है ना भाई। प्लेटिना प्लेटिना इसलिए कि प्लेटिना वजन में हल्की है। प्लेटिना वजन में हल्की है तो वहां पर जब ट्रक गुजरता है तो तेज गति से हवा क्या होगी? तेज। हवा तेज होगी तो ट्रक की तरफ दाब क्या होगा? कम। दूसरी तरफ दाब क्या होगा? ज्यादा। तो प्लेटिना ट्रक की तरफ जाएगी। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो आपने टीन शेड लगा रखा है, तीन तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, हवा का तेज बहाव चल रहा है, तो ऊपर जो टीन शेड के ऊपर से हवा क्या गुजर रही है? तेजी से, तो वहां पर दाब क्या हो गया? कम। और नीचे हवा गुजर नहीं रही है मान लो, और हवा नहीं गुजरी तो नीचे दाब क्या है? ज्यादा। तो नीचे दाब ज्यादा और ऊपर दाब क्या है? कम। अब ये चद्दर ऊपर उठ सकते हैं, टीन शेड ऊपर उठ सकते हैं। यदि टीन शेड चारों तरफ से खुले हैं, या इधर खिड़की, इधर खिड़की, इधर ही खिड़की, इधर ही खिड़की है, हवा आर पार हो रही है, तो उसके टीन शेड के गिरने के चांसेस कम है। इसलिए कई बार क्या है कि जो बाड़े का जो फाटक या जो दरवाजा बनाते हैं ना बड़ा बड़ा, तो उसमें जाली लगवाते हैं। वो यदि जाली नहीं लगाओगे तो कभी आंधी आएगी या ज्यादा तूफान, आंधी तूफान से आएगा या हवा ज्यादा आएगी तो उसका दाब से गेट गिर सकता है। यदि आप उसमें जाली बनी हुई है तो वो कभी नहीं गिरेगा। तो ये है दाब का कॉन्सेप्ट। ये किसने बताया था? बर्नौली। उसने कहा कि एक तराजू लो, एक तरफ 1 किलो वजन रखो, एक तरफ 1 किलो वजन रखो। अब दोनों दोनों देखो बराबर है? बराबर है, ठीक है। उसने कहा एक पलड़े के नीचे आप है ना तेज गति से पंखे से हवा गुजारो। हवा गुजारी तो जिसके नीचे से हवा गुजारी ना वो पलड़ा कहाँ झुक गया? नीचे। क्योंकि नीचे से हवा गुजरी तो दाब क्या हुआ? कम। ऊपर दाब क्या हो गया? ज्यादा, तो वो झुक गया नीचे। यही बर्नौली का प्रमेय है। समझ आ गया? बस। क्या हुआ?
अपार्टमेंट में जो गैलरिया बीच में जगह इस हिसाब से छोड़ी जाती है, कितने भी तूफान है हाइट वालों में आर पार हवा चली जाती है। हवा का दाब, हवा तूफान है ना भाई, उसका दाब बहुत ज्यादा होता है। आग, हवा, पानी, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जब भी अपना रूप बदले तो तबाही लाते हैं। आग, हवा, पानी तीनों खतरनाक है ना, पंच तत्व में मिला देते हैं। ये तत्व मिलके पंच तत्व में वापस कर देते हैं विलीन। क्योंकि ये जब भी उठते हैं तो भयंकर रूप ले सकते हैं। इनके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है, सोचो। हो गए भाई? तो पदार्थों के गुण पूरे हो गए। कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल नहीं है? मैथ का है, लाओ। एडवांस मैथ का मत पूछना तुम, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। लग रहा है तो लग रहा है, लगा लो, क्या है। सवाल है, आप कर ही लेंगे। हैं? सरल तरीका मेरे पास होता ही नहीं है। हमारे पास तरीके तो सारे बड़े बड़े ही हैं। दो पाइप ए और बी खाली टंकी 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। पर्सन खुद भी तो बड़ा है। ए किसी टंकी को 32 में, आवाज मत करो भाई, बी 48 घंटे में भर सकता है। जब कोई पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो पाइप सी पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी है जो 64 घंटे में, 64 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप और ए और सी को चालू किया गया। ठीक है। अरे रुको भाई, कुछ घंटों के पाइप ए को बंद कर दिया, उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे। पाइप बी कितने घंटे तक चालू रखा गया, यही सवाल है। तो देखो कि 32 और 64 का लेसे पे लेना है तो वो तो 64 होता है। 64 और 48 का लेसे पे लेना है तो 64 का दुगुना कितना होता है?
128, 128 में तो 48 का भाग जाएगा नहीं, और 192 में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 192। 192 हुआ तो 32 का भाग है 6 बार, ये 48 का गया 4 बार, और 64 का गया 3 बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने ये तो किसी भी हर सवाल में करना पड़ता है, समय कार्य पाइप टंकी कोई भी हो, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये माइनस का कर दो, माइनस है ना, कहाँ माइनस हो रहा है। अब बात कहानी तो आगे शुरू हो रही है। हाँ, खाली करा तभी तो माइनस किया है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, और कुछ घंटों के बाद में ए को बंद कर दिया गया। शुरुआत में टंकी एक खाली, पहले यहां से ए और सी को चालू किया गया था, दोनों को। कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, और उसी समय बी को चालू कर दिया, यानी कि आगे चल रहा है बी प्लस सी। ठीक है, आगे क्या चला भाई, बी प्लस सी को चालू कर दिया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में टोटल 112 घंटे लगे थे। पाइप बी को कितने घंटे चालू रखा गया? ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें कोई खतरनाक तो सवाल हुआ नहीं है कि टोटल टाइम कितना लगा मैं 112 घंटे। तो ये टोटल खतरनाक सवाल थोड़ी है। तो पूछा है पाइप बी को कितने देर चालू रखा। तो देखो, मैं कहता हूं कि पहले हमने ए और सी को चालू किया। ए की क्षमता कितनी है 6, सी की क्षमता कितनी है -3। उसके बाद बी और सी को चालू किया, ए को बंद किया, तो क्या हो गया 4 और -3। उसने कहा कि इसको बी को कितना टाइम लगा x, कितना टाइम लगा x, इसको x टाइम लगा, तो इसको टाइम क्या लगेगा 112 माइनस x। टोटल 112 घंटे में भरा ना, तो इसको x समय लगा, तो इसको क्या लगेगा 112 माइनस x। टोटल टंकी में पानी कितना है 192। टोटल टंकी में पानी कितना आना है भाई, टंकी खाली थी, भरनी है तो कितनी आनी है 192। तो 6 में से 3 गए, कितना हो गया 3। 3 गुणा 112 माइनस x, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, ये हो गया x बराबर 192। तो ये प्लस है भाई, ये प्लस है, ये प्लस ये हो गया 336 माइनस का 3x प्लस x हो गया कितना माइनस का 2x बराबर 192। 192 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 200 में 36, 136 और 8 कितना होता है 144। 2x बराबर 144, x बराबर क्या हो गया 72। तो कितनी देर चालू रखना पड़ेगा 72 घंटे, 72 घंटे हो गया। अब आप इसको बड़ा करोगे तो भी सवाल कैसे करोगे, ये ऐसे ही होगा। छोटा करोगे तो भी ऐसे ही होगा, है? इसके अलावा तो मेथड ही क्या। अच्छा, इससे इससे तो आसान है भी क्या। अब ये तो ले से यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात इतनी है, पहले ए और सी को चालू किया, फिर ए को बंद कर दिया, बी और सी को चालू किया। तो आप कहेंगे भाई बी और सी को एक्स टाइम चलाया, तो इसको कितना टाइम चलाओगे 112 माइनस एक्स, टोटल आएगा कितना 192। तो वही तो है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब गुणा आपको आसान आ रहा है तो जल्दी कर दो, लेट धीरे धीरे हो रहा, धीरे धीरे कर लो। इससे अब इतना तो होगा ही होगा। लो, और कोई सवाल? अरे कर दो, अर्थमेटिक तो वैसे ही कर देते हैं। एडवांस में क्या होता है, कुछ थ्योरम्स होती है ना, वो भूल जाते हैं, इसलिए काफी लंबा टाइम हो जाता है। तो बाकी तो नहीं भूलते हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहता है। कुछ थ्योरम्स आती है ना, ये संबंध होता है, वो गड़बड़ कर देता है। बाकी तो एडवांस में कोई गड़बड़ होती नहीं है, थ्योरम्स भूल जाते हैं ना, लंबा टाइम हो जाता है। इसमें तो कुछ भूलने वाली चीज है नहीं, ये तो सिंपल सा मामला है। एक लड़की 5 ग्राम बर्फ के टुकड़े को 5 मिनट में खा जाती है, तो उसकी शक्ति बताइए। किसका सवाल है? आपका?
देखो इसमें सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन हम इसमें हाइट कहां से लाएंगे? भाई जो भी है कि बर्फ, आप बर्फ खाया है तो बर्फ तो कुछ तल में नीचे गया होगा, तो कुछ ना कुछ तो बर्फ की हाइट होगी, या बर्फ को उठाया, बर्फ को खाया तो बर्फ की कोई ना कोई तो हाइट होती होगी। भाई जो बर्फ गति करेगा उस गति की कोई ना कोई तो हाइट होगी, क्योंकि सूत्र तो mgh/t है। m 5 ग्राम है अपने पास, g अपन 10 ले लेते हैं, h क्या लें? h तो है नहीं, और बाकी t इन्होंने दे दिया कि 5 मिनट है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में 1 ग्राम बर्फ खाती है। 5 ग्राम 5 मिनट, तो 1 मिनट में कितना ग्राम खाती है? 1 ग्राम। और यहाँ फिर आपका आंसर जो है ग्राम प्रति सेकंड या किलोग्राम प्रति सेकंड में होगा, या वाट में है? वाट में तो क्या है, ऑप्शन क्या है? तो कहां से लाए? तो कहीं तो वाट, तुझे कैसे पता फिर वाट में? बुक में? ओके, कौन सी में? अरे कौन सी बुक है बताओ तो सही। या तो क्या है कि तू खुद ही बना रहा होगा, नहीं तो सूत्र यदि वाट में है तो mgh/t लगेगा, एच नहीं है तो तेरे पास एक मानने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। 5 ग्राम है तो 5 ये हो गया किलोग्राम में, इंटू जी का मान 10, एच मैंने 1 लिया, टी 5 मिनट है, गुणा हो गया 60, 0 से 0 काट दिया, ये कट गया, तो 1/6000 ये हो गया वाट, यह हो गया हमारे पास 1/6 मिलीवाट, यह 0.166 मिलीवाट। अब इसमें हाइट जब नहीं है तो एच हमने क्या लिया? 1 लिया है, बाकी कोई लेना कोई जरूरी थोड़ी है, एच का कुछ पता तो चल नहीं रहा ना, बाकी सब कुछ पता ही चल रहा है। ऐसा तो ये खुद बता नहीं रहा किताब कौन सी है, तो किताब भैया के पास तो ही आपके, आपका ले आना ना। फोन नहीं, कल किताब ले आना भाई। कौन सा? एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है, ठीक है। यदि घनाभ की विमा ये तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये तो आसान है। घनाभ का आयतन है जो घन के आयतन का दुगुना है, तो मतलब घन का आयतन क्या हुआ? तो घन का आयतन होता भुजा क्यूब, होता है कि नहीं होता है? और ये उन्होंने कहा घनाभ के आयतन का घना घनाभ का आयतन घन का आयतन का दुगुना है, तो घनाभ का आयतन बट्टा 2 करोगे तो किसका आ जाएगा? घन का। भाई घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है, तो घन का आयतन घनाभ के आयतन का आधा हुआ, और आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब है तो ये लो भुजा क्यूब। घनाभ क्या है भाई? 9 × 8 × 6, 9 × 8 × 6 बट्टा कितना है? 2, काटा तो कितना आया? 3, 9 × 27, 27 × 8, जो भी आएगा 216 आया, तो ये आया 216, तो भुजा कितने है? 6। अब इन्होंने पूछा है कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना हो गया? 36, 6 × 6 का स्क्वायर 216 है, ये तो हो गया ना। 1 मिनट में रुको। हाँ, बादल आकाश में तैरते हैं तो सिद्धांत होता है घनत्व कम होता है, जिसका घनत्व कम होगा ऊपर जाएंगे,
जैसे मान लो मैंने गुब्बारे में नाइट्रोजन गैस भरी, ऊपर जाएगा, गैस का घनत्व क्या है, कम, जिसका घनत्व कम होगा वो कहां रहेगा, ऊपर। बादल आकाश में क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनका घनत्व कम होता है। क्या करना है, सवाल करना है, किसका सवाल, कोई नहीं। आदमी, अरे रुको भाई, आवाज मत करो। 3 आदमी ए बी सी एक तरीके से काम करते हैं। ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है, ठीक है। तो हाँ, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। यहां से आ जाएगी एबीसी की समता, ठीक है। तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे, अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के 6 दिन काम कर लेते हैं, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। देखो कि इसमें, आवाज नहीं भाई, इसमें हमारे पास ये मिला है ए बट्टा बी प्लस सी करोगे ना तो बट्टा 2 और बट्टा 3, ए की समता 2 आई, बी और सी की मिलाकर समता कितनी है 3, ये तो समता। तो ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। तो ए पहले तो करेगा ए प्लस बी, अगले दिन भी करेगा ए प्लस बी, उसके बाद करेगा ए प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस सी, ठीक है। बी और सी 2 दिन उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है, लिख लिया। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग यदि काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के 6 दिन में काम कर लेते हैं, अब उन्होंने कहा बी और सी मिलकर है जो 6 दिन में काम कर लेते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं 3, और काम कर लेते हैं 6 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया 18। तो ये कितने दिन हुआ 6 दिन, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा 9 दिन में। तो यही पूछा है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ए अकेला तो कर देगा 9 दिन में, ए अकेला कितने दिन में कर देगा 9 दिन में। बी और सी यदि मिलकर 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना कर दिया 3 काम। लास्ट लाइन है, वो पूछ क्या रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लास्ट लाइन में वापस बोल देता हूँ, बाकी सब कुछ लिखा हो सही है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में, यही पूछ रहा है। अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में करते हैं, वो तो हमने लिख लिया। तो तीनों अलग अलग तो क्या है, ए का तो आ ही गया हमारे पास, बी और सी का आप निकाल सकते हैं। बी और सी का यहां तक तो पता ही चलता है, यहां तक कंफर्म है ना। यहाँ 4 बार ए आया और 2 बार बी और सी आया, तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 से 14 काम तो हो गया, 15 16। ये तो निकाल कैसे सकेंगे, बी और सी तो अलग अलग हो ही नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से ए ही पूछा होगा, तो ए तो 9 दिन में आ जाएगा। करो ओके, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा ना ये बराबर कर रहे हैं, बी प्लस सी के 3, नहीं वो मैं यदि निकाल लेता हूं तो यहां पर टोटल काम ए आएगा 8, बी और सी मिलकर 6, 14 हो गया। अरे वो समझ गया, अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपकी लॉजिक समझ गया। आपके लॉजिक के अनुसार 5 दिन में काम पूरा होगा, हाँ ठीक है, 5 दिन में पूरा होगा तो वैसे भी हो रहा है। 5 दिन पूरा तो वैसे कैसे हो रहा है कि ये 2 काम
दो काम कितना हो गया 8। बी और सी मिलकर कितना काम किया 3। बी और सी मिलकर कितना काम किया 3, कितना हो गया 6। कितना काम हो गया 14। 14 काम हो गया, पीछे कितना बचा 4। 4 में से ए कितना करेगा 2 और सी भी कितना करेगा 2 और सी 2 करेगा तो बी कितना करेगा 1। तो बी काम करेगा 18 दिन में, सी करेगा 9 दिन में और ए करेगा 9 दिन में। ये हो गया। अब ठीक है ना भाई, आगे क्लास लेंगे गणित इतनी करेंगे। ये है केजरीवाल ही। मैंने कहा था एडवांस मत लेके आना, एडवांस का सवाल। ये मोबाइल